हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। आर्टिकल 15 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केस लॉज के साथ। तो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, लेकिन कास्ट दिया हुआ है, लेकिन कास्ट के बेसिस पर हमें क्या मिलता है? रिजर्वेशन। अब आप ये सोचेंगे कि वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है जब अब आर्टिकल 14 में दो चीज़ हुई हैं, हमने पढ़ी थी ना आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 14 में इंक्लूड हैं। आप इक्वालिटी बिफोर लॉ में रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो कास्ट पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी कास्ट की एज अ क्लास बना दिया जाता है। उस क्लास को बनाने के पीछे जो रीजनिंग है, क्या वो बहुत सारी कास्ट के साथ बेकार सोशल बिहेवियर किया जा गया था, उन सारे कास्ट को एक कैटेगरीज में रख गया था। तो उन सारी कास्ट को एक कैटेगरीज में रखकर क्लास बना दी। तो एक्चुअल में उस क्लास को एक रिजर्वेशन मिल रहा है, किसी स्पेसिफिक कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। वो सारी की सारी कास्ट एक कैटेगरीज में रखकर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती है, लेकिन कोई एम नहीं होता है, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आर्टिकल 15 के टोटल 6 क्लॉज हैं। आर्टिकल 15 सिर्फ इन 5 चीज़ों की बात करता है जो ऊपर दिए हुए हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन इन 5 चीज़ों के ऊपर नहीं होगा, वो इनवैलिड ही रहेंगे। पर हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 14 में कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी होता है। तो इन 5 चीज़ के साथ कोई रिलेवेंट फैक्टर है और उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्शन की जा रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड रहेगा। जैसे कि नर्स, एयर होस्टेस की जॉब के लिए वुमेन को फेवर किया जाता है, तो वो वैलिड है। तो स्टील इंडस्ट्रीज़ या कोई कंपनी जैसी कंपनी में मैन को फेवर किया जाता है, तो वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इन 5 चीज़ के बेसिस पर किया हुआ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तो वो वैलिड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम बात आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की। स्टेट 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो मैंने 5 चीज़ें बताई थी, 5 ग्राउंड्स बताए थे, उनके बेसिस पर। उसी तरह आर्टिकल 15 क्लॉज ये कहता है कि स्टेट के साथ साथ सिटीज़न भी इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो किसी भी पब्लिक प्लेस पर इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 का इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। इनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक स्पेसिफिक लॉ ला सके। और डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? मतलब होता है अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन। अब आप ये सोचेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन में क्या पॉजिटिव हो सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। ये कहता है कि स्पेसिफिक ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेसिफिक लॉ लाना ज़रूरी है। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉ को लाना ज़रूरी है। तो सोसाइटी में वुमेन एंड चिल्ड्रन को पोजीशन को ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट को कोई पॉजिटिव स्टेप करती है, जैसे कि पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्वेशन या स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके पीछे एक रेशनल फैक्टर है। इसका सबसे सही एग्जांपल है चिल्ड्रन लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट 1986। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंडर स्टेट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न ला सकती है। तो यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में
सेक्शन 497 को क्वेश्चन किया गया था। ये कहा गया था कि एडल्ट्री के जुर्म में वुमेन आर नॉट पनिशेबल, और ये प्रोविज़न डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारी सोसाइटी में वुमेन की एग्जिस्ट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसी इम्यूनिटी ज़रूरी है। तो सेक्शन 497 में जो प्रोटेक्शन दी हुई है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंडर फॉल करेगी। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की। ओके, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इम्पॉर्टेंट है गाइज। इसको इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो बिकॉज ऑफ इस केस की वजह से स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन, इस केस में क्या हुआ था कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला। उसमें कहा गया कि स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए। इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर, सिर्फ कम्युनल लाइंस पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट कर दिया, और यही कारण था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के आने का। तो अब हम समझते हैं इसके आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है इन 3 ग्राउंड्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए। एडवांसमेंट यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 3 ग्रुप हैं। पहला, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड क्लासेस कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो एज ऑफ नाउ तो हर स्टेट अपने खुद के क्राइटेरिया से ये डिफ़ाइन करता है कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं। दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट। तो आर्टिकल 341 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिफ़ाइन करता है एससी को। और तीसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो डिफ़ाइन करता है आर्टिकल 342 को। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का मतलब ये है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है। आर्टिकल 15 क्यों इम्पोर्टेंट, उसके केस की वजह से। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के आने के बाद स्टेट ऑफ मैसूर गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और स्टेट के जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनमें रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो बैकवर्ड क्लासेस के थे 28% और मोर बैकवर्ड क्लासेस थे 22%, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब्स 3%। तो कुल मिला के टोटल हुआ 68% सीट रिजर्वेशन के अंडर थी और केवल 32% सीट्स मेरिट्स पोल के लिए ओपन थी। यही गवर्नमेंट ऑर्डर चैलेंज किया गया था MP बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट करते हुए ये कहा कि बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन करते वक्त आपको सोशल और एजुकेशनल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं। दूसरा, बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन करते वक्त सिर्फ कास्ट को आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी, बिजनेस और भी जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं आपको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरी बात, MR बालाजी के केस में पहली बार 50% सीलिंग लिमिट डिफ़ाइन की गई थी। उन्होंने कहा था रिजर्वेशन शुड नॉट बी एक्सीड 50%। चौथी चीज़, उन्होंने यह कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन है इनटू बैकवर्ड क्लासेस मोर बैकवर्ड क्लास, ये वैलिड नहीं है। साथ ही साथ MR बालाजी के केस में यह भी कहा गया था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते वक्त हमको सोसाइटी एट लार्ज के एडवांसमेंट को नहीं भूलना चाहिए। MR बालाजी के केस में जो भी कहा गया था वो सब पलट दिया इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उन्होंने कहा कि सिर्फ कास्ट को कंसिडर करते हुए हम बैकवर्ड क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को डिस्टिंक्शन है वो भी वैलिड है। अब PA इनामदार के केस में यह कहा गया था भी कि
अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें तो स्टेट कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, वो अपने हिसाब से एडमिशन कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 15+5 ऐड किया गया था 93 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो 15+5 ये बात करता है कि स्टेट इन 3 ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है उनके एडवांसमेंट के लिए। तो ये तो बिल्कुल 15+4 के जैसा हुआ, ये बोलोगे आप। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 15+5 स्पेसिफिकली ये बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, चाहे वो स्टेट के द्वारा एडिट किया हो या ना। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।